उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा। इस संबंध में हरियाणा विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सत्र की आगामी बैठकों के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने विश्वास जताया कि ये सत्र कार्य उत्पादकता की दृष्टि से काफी प्रभावी रहेगा। उन्होंने सभी विधायकों से अपील की है कि वो पूरी तैयारी के साथ सत्र में भाग लें। सकारात्मक चर्चा से ही प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। नायब सिंह सैनी के आवास पर पहुंचे राधा स्वामी सत्संग ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लो और उनके उत्तराधिकारी जसदीप गिल। सीएम सैनी ने उनका स्वागत कर सहपरिवार राधा स्वामी सत्संग ब्यास के डेरा प्रमुख संत बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में संत महापुरुषों का अतुलनीय योगदान हमेशा से ही रहा है। देश भर में छठ पर्व को लेकर लोगों में आस्था का सैलाब देखा जा रहा है। इस बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी प्रदेश की जनता को छठ पर्व की बधाई दी। सीएम सैनी ने लिखा कि आप सभी को आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के प्रथम दिन नहाए खाए की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छठ पर्व पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि नहाए खाए के अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर सभी को शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं दी हैं। छठ पूजा के विशेष अवसर पर अपने घर बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वालों के लिए रेलवे विभाग ने एक नई ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है। विभाग ने ये ट्रेन हिसार से बिहार के बरौनी जंक्शन तक चलाने का फैसला लिया है। हिसार रेलवे स्टेशन के अधीक्षक निहाल सिंह ने बताया कि ट्रेन छठ पूजा के अवसर पर हिसार स्टेशन से रात 10:15 पर रवाना होगी। इस ट्रेन में 19 कोच होंगे, जिसमें 2 AC, 4 जनरल और 11 स्लीपर कोच होंगे। उन्होंने बताया कि छठ पूजा के अगले दिन यानी 8 नवंबर को ये ट्रेन बिहार के बरौनी स्टेशन से चलेगी और 9 नवंबर को हिसार पहुंचेगी। निहाल सिंह ने बताया कि हिसार स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को सभी मूलभूत सुविधाएं सुचारू रूप से दी जा रही हैं। छठ पूजा पर बिहार जाने वाले यात्रियों को शुभकामनाएं भी देते हुए उन्होंने कहा कि ट्रेन में सुरक्षित स्थान पर बैठकर ही सफर करें। तो वहीं स्पेशल ट्रेन के चलाए जाने पर यात्रियों में भी खुशी देखी गई। आज रात को 22:15 पर यानी रात को 10:15 पर स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जिसमें 19 कोच होंगे, 2 AC कोच हैं और 4 उसमें जनरल कोच हैं और 11 स्लीपर हैं। और वो यहाँ से हिसार से बरौनी के लिए जाएगी और वापसी में 8 तारीख को वहाँ से चलेगी और 9 तारीख को यहाँ पर आ जाएगी। कुरुक्षेत्र में थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने पराली जलाने के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए किसानों को संसाधन उपलब्ध करवाए।
इसी के साथ उन्होंने अनिल विज के खुद की हत्या की साजिश पर भी दिए गए बयान पर कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अशोक अरोड़ा ने डीएपी को लेकर भी कहा कि कृषि मंत्री और सरकार कहती है कि प्रदेश में डीएपी की कमी नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर प्रदेश में किसान मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? पहले ही डीएपी के इंतजाम करके रखने चाहिए। प्रदेश के अंदर आज बिजाई का मौसम चल रहा है और बिजाई के समय डीएपी की कमी है। कृषि मंत्री का बयान आया है कि डीएपी की कोई कमी नहीं है, परंतु किसानों के नाते मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब खेत में आज बुआरा चल रहा है, अगर कोई खेत बात आ गया है तो उसमें बिजाई तो करनी पड़ेगी, और अगर वो बिजाई मौके पे नहीं होगी डीएपी की कमी की वजह से तो फिर वो बुआरा लेट हो जाएगा। तो जो जरूरत थी इसका इंतजाम पहले करना चाहिए था, सरकार ने पहले इंतजाम नहीं किया, इसकी वजह से आज इसमें कमी आई हुई है। और पराली जो जलाने का जो मसला है, पराली के ऊपर सरकार को हर साल दिक्कत आती है। सरकार को चाहिए कि मशीनरी खरीदी जाए और मशीनरी खरीद के किसान को दी जाए। किरण चौधरी, हल्के के लंबित विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। तो शाम हल्के के दर्जनों गांवों का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बिजली, पानी, डीएपी आदि की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। किरण चौधरी कैबिनेट मंत्री सुधीर चौधरी हल्के के विकास और किसानों को नहरी पानी उपलब्ध करवाने के लिए कर रही हैं लगातार कार्य। किरण चौधरी राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने मंगलवार को राजपुर, खरखड़ी, भपौडा, बीरण, धाड़ी बीरण, दांगकला और खुर्द, सांगवान व अलखपुरा गांवों में जनसभाओं को संबोधित किया और लोगों की समस्याएं सुनी। साल बाद ये खुशी आई है। बहुत कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, सारे जो बहुत सोच रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है वो बेचारे जो हैं तो अब समझ आ गई कि भाजपा ने पिछली बार एक ऐतिहासिक जीत जो है जाहिर करी है। तो निश्चित तौर पे जो है अब कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं हैं और उनकी जो है चेहरे खिले हुए हैं और काम करने की आए हम। साजिले काम हमने सबके करने हैं और भाई हमारे साथ हमारे कलम से श्रुति की हो या मेरी कोई भी भला किसी का हो सकता है तो उसमें हम कभी भी संकोच नहीं। अब क्या कहना, इनका तो काम ही है आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, ये शुक्र मचाओ कि एक दूसरे का भी जो है दूसरे काम शुरू नहीं हुए। नहीं तो यहाँ पे वो हालात भी आ चुके हैं, सारी जनता जानती है। बीजेपी का नाम लो। पूरी रात भर जो है दोनों बाप और बेटा ये सोच के सोते थे मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। खबर बाढ़डा से है, जहां किसान डीएपी खाद की किल्लत से परेशान नजर आ रहे हैं। समितियों पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हरपाल भांडवा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि किसानों ने सरसों की बुआई बिना डीएपी के ही करनी पड़ रही है। अब गेहूं की बुआई का समय भी आ गया है। किसानों को अपने सारे काम छोड़कर खाद के लिए दिन भर लाइनों में लगना पड़ रहा है। ऐसे है जी, डीएपी सरसों की बिजाई भी आधी बिना डीएपी की हुई है और गेहूं की बिजाई के ऊपर भी डीएपी नहीं मिल रही है। लेकिन हम विधायक से बात करी, विधायक बोला जल्द 2 दिन में 4 ट्रक आ जाएंगे, लेकिन 1 ट्रक आया है। 1 ट्रक किस के बाटे 2-2 कट्टे दे रहे हैं, उससे जमींदार कैसे फसल बोएगा। गेहूं की बिजाई हथरम में लटकी हुई है, किसानों की बड़ी मुसीबत हो रही है और सोसाइटी के अंदर हजारों के लोग खड़े हैं, लेकिन डीएपी की किल्लत इतनी जबरदस्त है कि लोग परेशान हो रहे हैं। क्या करना चाहेंगे? क्या अगर इस पर 2 दिन 3 दिन के अंदर पूरी डीएपी नहीं आई तो हमें सोसाइटी के आगे जाम लगाएंगे, धरना देंगे और फिर बीजेपी के खिलाफ नारे भी लगाएंगे, सारा आंदोलन पूरा करेंगे। के नई अनाज मंडी स्थित इफ्को और हैफर्ड कंपनी के कार्यालय के समक्ष खाद के कूपन न मिलने के कारण
किसानों ने संबंधित विभाग सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार से खाद उपलब्ध करवाने की मांग की। इस अवसर पर किसान सभा के उपाध्यक्ष कामरेड ओम प्रकाश भी किसानों के बीच में पहुंचे। उन्होंने किसानों की आवाज को सुना और संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। समस्या जो सुबह 3:30 बजे लाइन में लग गए थे जी, 12 बजे लुक रही है। लिस्ट बनाई जी पहले ही ने, वह लिस्ट कैंसिल कर दी पुलिस वाले ने, धक्का मुक्की करवा के लाइन में जो आगे थे वो पीछे कर दिए, पीछे आगे कर दिए। और 80 कूपन बांटे जिसमें लेडीज तो बहुत कम बांटे गए। और 80 में बस 57वां नंबर आया, जो 5 बजाना चाहो किसी तरह 80 में भी कौन बांटे, बाकी चे लाइन में खड़े रहो। गाड़ी कितनी आ रही क्या, तो हम जो खड़े हैं न कूपन बांट के जाओ, यो भाई हमारे तो सली तो हो जाए भाई, कल मिल जाएगी, कल फिर वो तो कम रहेगा। आदमी आए थे ना, वे तो लाइन में लाके खड़े हो गए, उनने तो धक्का मुक्की करके कर दिए खेलना। और जो पीछे आए थे, जो 10 बजे आए थे, वे आदमी आगे कर दिए। हम सवेरा आगे पुलिस वालों ने कर दिए, लाके धक्के मार के हल्ले मुक्के। और वे तो पीछे कर दिए, जो आगे थे वे पीछे गए हल्ले। बताओ सवेरा आके खड़े हुए थे 4 बजे। कितने बजे आए थे? कितने बजे से आ रहे हो? 4 बजे से पहले 10 घंटे। तो खाद नहीं मिली, अभी 3 बज चुके हैं। तो कौन मिली? चिम्मी कौन मिलो? एक बार लग गया जाने में गई लेने होगी। पुलिस वाले पड़ के भाग रहे थे जी। कई दिन तो डीएपी की खाद आई थी, अभी काफी दिनों के बाद आई है और किसानों को यह विश्वास हो रहा है पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए भागा दौड़ी हो रही है। और जो हमारा प्रशासन है उसको स्टाफ बैठाना चाहिए और जितने लोग आ जाए इन्हें सबको देनी चाहिए। मैं अभी एसडीएम साहब से भी बात करूंगा। अब ये जो रोजाना 4 बजे आ जाते हैं, सारा दिन बैठ के चले जाते हैं, तो आज कम से कम आए उनको तो देंगे, दूसरे स्टाफ की व्यवस्था करवाएं। तो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि आज जितने आए हैं, अभी 81 आदमियों की लिस्ट अंदर गई है, मैं चेक करके आऊँ। वो मैडम बोलिए जी आज तो इन्हीं को दे पाऊंगी मैं, और को नहीं दे पाऊंगी। 70 आदमियों की लिस्ट और आ गई, कल फिर 4 बजे लगेंगे। ये तो मतलब बुरा हाल कर रखा है। 3 बजे तक स्टॉक आएगा, 3:30 बजे स्टॉक आएगा। हाँ जी, उसके बाद में आराम से टोकन सबको दे दिए हैं, 81 आदमी के हैं, उनको सभी को दे दी जाएगी। लेकिन तसल्ली रखो थोड़ा सा। तो काफी सुबह से जो यहाँ पर लाइन लगा के बैठे हुए हैं। जब तक देखो टेक्निकल है, अगर मशीन में स्टॉक नहीं आएगा कैसे दे देंगे? राउंड पे आ चुका है लेकिन मशीन में नहीं आया है, और फिर पब्लिक बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा है। अभी टोकन सबको दे दिया, आराम से सबको 81 आदमी है सबको दिया जाएगा, जो बच जाएगी उनको कल सुबह दिया जाएगा। समस्या यह है जी, सवेरे 4 बजे लाइन में लगे थे, ना तो कोई खाद मिली ना कोई टोकन मिला, कोई सुविधा को नहीं, परेशान हो रहा जमींदार। हाँ जी, काम सब काम काज छोड़ के ने और खाद खतरा है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं देखती। गाँव लुवानी से आऊँ, प्रेम शर्मा नाम है। सुबह से आए हैं, सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। पहले इक्को पे गए थे, इक्को पे 2 लाइन लगा था, 1 लाइन हटा के धक्के मार के नंबर नहीं पड़ा वहाँ पे। वहाँ से बाद में यहाँ आए, यहाँ पे दूसरी लिस्ट बनाई, उसमें भी अभी तक कोई नंबर नहीं आया है। अब खाद आई हुई है लेकिन खाद नहीं मिल रही, बहुत परेशान है। क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है, वो लाइन लगती है, जो पर्ची देते हैं, न कोई स्टाफ है न कोई सुनवाई कर रहा है, जवाब ही नहीं दे रहे हैं कोई। तो मशीन का तो हम क्या बताएं, अब मशीन का तो ये बताएंगे। यहाँ तो 6 ट्रक भरे खड़े हैं खाद की, तो लेकिन खाद मिल नहीं रही है जमींदार को। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। 3 नवंबर से हर रोज हरियाणा में 1 ट्रेन डीएपी खाद की आपूर्ति हो रही है। आपूर्ति 11 नवंबर तक चलेगी। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आई है। कमी नहीं आएगी। हमारे पास हर रोज रैक लगता है हरियाणा में, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आसपास के जिलों में। ये खाद की हर रोज ट्रैक, हमारा जो रैक है 11 नवंबर तक लगेगा। 3 नवंबर से शुरू हुआ है ये, 11 नवंबर तक। 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11, ये आसपास के डिस्ट्रिक्ट में बट जाता है खाद। ये खाद की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ साथ एनपीके खाद भी है।
जो 1.5 कट्टा में डालते हैं वो भी डीएपी के बराबर से फालतू काम करता है वो। एक सर पराली की बात करें तो हरियाणा में पराली के मामले दर्ज कर रहे हैं। पराली के अगर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें 700 के आसपास पहुंच गया है। पराली के जो मामले आए सैटेलाइट से वो 857 आए सारे, और जब इनकी छानबीन की गई तो एग्रीकल्चर के केवल 558 ही थे। सिटी में बिना अनुमति के भवन निर्माण करने वालों पर अब नगर निगम सख्त हो गया है। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर की माने तो उनके पास इस तरह की 6 शिकायतें आई हैं, जिनमें से 4 पर कार्रवाई की गई है और 2 शिकायतों पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं सुभाष नगर में बिना अनुमति और नक्शा पास करवाए बिना बनाई जा रही 5 मंजिला इमारत को नगर निगम ने सील कर दिया है और गृह स्वामी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दरअसल सुभाष नगर में एक व्यक्ति ने बिना अनुमति लिए अपने मकान पर 5 मंजिल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसके चलते पास पड़ोस में रहने वालों की जान को खतरा पैदा हो गया। ग्रेप 2 में जो मेन काम है वो चीफ इंजीनियर के देखरेख में उनको डायरेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से दी हुई हैं कि जहां भी अवैध निर्माण जो शब्द है आपका वो बड़ा एक जनरलाइज्ड वर्ड है। अवैध निर्माण का मतलब एक तो मतलब ये निकाला जा सकता है कि कोई जिसने बिल्कुल ही अनुमति नहीं ले रखी है वो निर्माण कर रहा है, या निर्माण उसका चल रहा था लेकिन उसको कुछ दिन के लिए रोक देना था वो। तो जो निर्माण चल रहा था, जो नियमित अनुमति लेके कर रहे हैं, अपने जो सरकार से अनुमति लेके करते हैं अलग अलग विभागों से, उनके लिए इंजीनियर्स फील्ड में अपना सर्वे कर रहे हैं। जहां भी उनको ऐसा कोई करता हुआ दिखाई दे रहा है तो उनको रुकवा रहे हैं। पार्किंग की जगह नहीं है नीचे बिल्कुल भी, और इसमें काफ़ी किराएदार हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, अपने व्हीकल हैं, तो वो सारा रोड पे खड़ा होता है, जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला परेशान है। हमारी रोज लड़ाई होती है यहाँ पे बेखाम की, यानी कि सिर्फ गाड़ियों को लेके पार्किंग की व्यवस्था अगर मालिक बना दे नीचे तो हमें कोई मतलब नहीं है इस बिल्डिंग में रहने वालों से। और लड़ाइयाँ सिर्फ अभी पार्किंग की नहीं है, नीचे पार्किंग की व्यवस्था, एक स्कूटर भी है, किराएदार इसमें 15 रहते हैं, और अभी 5 मंजिला और बनने जा रही है तो और किराएदार आएंगे और गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो मोहल्ले में जीना आराम हो जाएगा। तब जब से ये बिल्डिंग बन रही है ना तो यहाँ कोई अधिकारी आया और ना इसके पिलर देखने आया। ऐसे पिलर 9 इंच 7 बाई 7 के पिलर हैं, 7 बाई 7 के पिलर में कभी बिल्डिंग 5 मंजिल देखी है चढ़ती हुए? कौन सा यही कहता है कि भाई ये बन जाएगी, नक्शा जो पास कर देता है, कौन सा है वो ऐसा जिसने ये पास कर दिया? और जब से ये काम चलता जा रहा है, अब 2 मंजिल इसने और ऊपर बना दी, तीसरी और कर दी, कोई इसका नक्शा पास नहीं है, इलीगल बिल्डिंग है, ना इसमें पार्किंग है, जबकि स्ट्रीट पार्किंग आजकल जरूरी कर दी गई है, कोई इसमें स्ट्रीट पार्किंग नहीं है। और चौतरा इतना चौड़ा बना दिया है कि पूरी सड़क घेर रखी है। धान के अवशेष जलाने को लेकर कृषि विभाग अब सख्त है। अब तक सब डिवीजन के 102 गांवों में 69 लोकेशनों पर कार्रवाई के दौरान 37 मामले दर्ज कर 12 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। कृषि विभाग के एसडीओ कंचन शर्मा ने कहा कि किसानों को सुपर सीटर उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि पराली के अवशेषों को न जलाया जा सके। धान के अवशेष जलाने वाले किसानों को सरकार की तरफ से 1000 प्रति एकड़ किसानों को राशि भी दी जा रही है। तो वहीं एसडीओ ने कहा कि जिन किसानों ने अपनी फसल की बिजाई सुपर सीडर से की है वो किसान 3 नवंबर तक पंजीकरण करवा सकते हैं। सर के द्वारा 79 लोकेशन आई है, जिसमें से 37 का चलान कट चुका है और 12 FIR हो चुकी है, 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कल हमारी कोई भी लोकेशन नहीं आई है, किसान हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। अब हमारे इलाके में एक फलानी थोड़ी कम है। आगे से डायरेक्टर ऑफिस से जो हमें लेटर आया उस हिसाब से उनकी जितनी भी FIR हुई है उनकी रेड एंट्री करवाई जाएगी और 2 सीजन में वो अपनी क्रॉप नहीं बेच पाए। हिसार की हवा की गुणवत्ता अत्यधिक खराब स्थिति में बनी हुई है। हिसार का AQI 500 के आंकड़े को छू गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खिच्चर ने बताया
कि इन दिनों दिन का तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री तथा रात का तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तरी हवाओं के चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। नेत्र रोग विशेषज्ञ विजय अलोरा ने बताया कि वायु प्रदूषण के कारण आंखों की समस्याओं के मरीज अधिक पहुंच रहे हैं। आंखों में जलन, लालिमा और खारिश की समस्या ज्यादातर मरीजों में देखने को मिल रही है। ऐसे कि जैसे ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है, जब से स्टार्ट हुआ है फेस्टिवल सीजन, उसके बाद एकदम से ये पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से पेशेंट के आईज में रेडनेस काफी ज्यादा होनी शुरू हो गई है, लाली आनी शुरू हो गई है, खारिश के पेशेंट आ रहे हैं, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है पेशेंट का। तो इस टाइप के एकदम से पेशेंट इंक्रीज होना शुरू हो गए। लगभग 50% के करीब ओपीडी हमारे इनकी आ रही है, लगभग इन पेशेंट की। तो मतलब कि हम उनको ये ज्यादातर ये एडवाइस करते हैं कि आप जितना हो सके घर पे रहें, अपना ज्यादा से ज्यादा आप घर पे रहें और अपने आईज की केयर करें। अभी दिन का तापमान 33-34 डिग्री के आसपास है, जो सामान्य से 1 से 2 डिग्री ज्यादा है, और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास चल रहा है, जो भी सामान्य से 1 से 2 डिग्री ज्यादा चल रहे हैं। अभी तापमान पहले ज्यादा था, क्योंकि अक्टूबर एंड में भी ज्यादा था, और अभी पिछले 3-4 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी थी, परंतु अब धीरे धीरे तापमान कम होगा। और अभी जो हवाओं में थोड़ा बदलाव आया है, पिछले 2-3 दिनों से पूर्वाई हवाएं चली थी, जिससे वातावरण नमी ज्यादा आ गई थी। अब वापिस उत्तरी हवाएं चलनी शुरू हो जाएगी, जो ठंडी हवाएं होगी पहाड़ों की तरफ से आएगी, तो उसके कारण तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। इसमें कुरुक्षेत्र पुलिस ने इमिग्रेशन ऑफिस पर गोली चलाने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पर जानकारी देते हुए प्रभारी अपराध शाखा ने बताया कि सेक्टर 10 वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन पर फायरिंग की गई थी। पुलिस से बताया गया कि एक नौजवान लड़का सेंटर के सामने आकर रुका और अगल बगल देखने के बाद जान से मारने की नीयत से लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। उस लड़के ने करीब 6 से 7 राउंड फायर किए। इस फायरिंग में दफ्तर में बैठे मनदीप को काफी चोटें आई हैं। जैसा कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय कुरुक्षेत्र के नेतृत्व में CIA 1 की टीम के द्वारा जो इमिग्रेशन सेंटर वर्ल्ड वाइड सेक्टर 10 में फायरिंग हुई थी, उसमें एक आरोपी सूरज को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। अब उसी कड़ी में 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया है। एक आशीष उर्फ आशु है, जो कि नारनौंद का निवासी है। दूसरा एक दिशांत है, जो कि सरस्वती कॉलोनी खेड़ी मारकंडा का निवासी है। और तीसरा दिव्यांश, जो कि भगवान नगर कॉलोनी। फरीदाबाद के सेक्टर 8 स्थित एक निजी अस्पताल को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से उड़ाने की धमकी मिली है। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक अस्पताल के कॉल सेंटर पर धमकी भरा कॉल आया था। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया, जो अस्पताल कर्मी से किडनी रोग विशेषज्ञ का मोबाइल नंबर मांग रहा था। नंबर ना देने पर बदमाश ने हाथ पैर तोड़ने और अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी। फोन कटने के बाद अस्पताल कर्मी ने प्रबंधन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई है। देखिए, 4 तारीख को सर्वोदय अस्पताल सेक्टर 8 के प्रतिनिधि द्वारा थाना सेक्टर 8 में एक शिकायत दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 3 नवंबर को रात के 10 बजे के लगभग एक नंबर से हेल्पलाइन नंबर पर 2 बार कॉल आई और उस व्यक्ति ने डॉक्टर संदीप सिंगला का नंबर मांगा। जो जिस कर्मचारी ने फोन अटेंड किया तो उसने कहा जी हम ऐसे नंबर नहीं देते, आप काम बताइए तो आपको नंबर दिया जाएगा। तो उनमें जिद बहस होगी तो उस कॉलर ने कहा कि जिस कैबिन में आप बैठे हो उसको बम से उड़ा देंगे और तेरे हाथ पर काट देंगे, मुझे नंबर दीजिए, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ हूँ। तो जिस संबंध में थाना में दरखास्त के संबंध में थाना में रोजनाम चिन्ह में रिपोर्ट लिख दी गई है, डीडी नंबर कर दिया गया है और मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।